सोचा है कि हॉस्पिटल बिल्स आपकी पूरी सेविंग खत्म कर सकते हैं। एक्सीडेंट या बड़ी बीमारी से आपके हॉस्पिटल एक्सपेंसेस आसमान छू सकते हैं। ऐसे में एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए एक जरूरी सुरक्षा कवच बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार गुप्ता, फाउंडर ऑफ द मनी इन्वेस्टर, और आज हमारे साथ हैं चर्चा पे सुमित बाबू, को फाउंडर ऑफ द मनी इन्वेस्टर। आज हम लोग एक नए पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं। वो डिस्कशन है हेल्थ इंश्योरेंस। आम आदमी चाहता है कि हम लोग हेल्थ से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो हमारे कवर रहें, तो क्या बेनिफिट्स होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, ये सब पर चर्चा हम लोग करेंगे बाबू जी से। सुमित बाबू जी, क्या लगता है कि आज के डेट में हेल्थ इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट्स हैं क्लाइंट को? हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली एक रिस्क कवर है और इससे बेसिकली हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर हो जाता है। और आज की सिनेरियो में जिनकी मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हो गया इंडिया में, मतलब नियर अबाउट 75-80 ईयर्स तक आदमी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो इस सिनेरियो में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके ओल्ड एज में भी आपको कुछ मेजर डिजीजेस हो सकता है, इसको हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू कवर मिल जाएंगे। इनकेस आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको अपने सेविंग्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, तो आपकी बाकी जो फाइनेंशियल गोल्स या प्लानिंग्स उसको इफेक्ट हो सकता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के पास सरकार के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उन लोगों के पास एक अपना खुद का एक फ्लोटर प्लान होना चाहिए जिसमें वो खुद और अपने स्पाउस और बच्चों को कवर कर पाएँ। इससे बहुत बड़ा एक बचत ही है, एक तरीके के सेविंग ही है आज की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस। मतलब आपका कहना है कि जो भी हॉस्पिटल के खर्चे हैं वो कवर होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से? हाँ जी, हाँ जी। मतलब आज की डेट में यदि मतलब किसी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो उसको क्या क्या मतलब समस्याएं आएंगी, मतलब क्लेम्स से रिलेटेड, या मतलब क्या समस्याओं से वो जूझ सकता है? जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो फिर अपने खुद की सेविंग से उनको हेल्थ इंश्योरेंस मतलब जो हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को बेयर करना पड़ेगा, है ना। सबसे बड़ा वही है, मतलब उनका सेविंग्स पूरा उसी में चले जाएंगे। कुछ क्रिटिकल डिजीजेस है आज की तारीख में, जैसे कैंसर हो गया, स्ट्रोक हो गया। इसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हो जाता है। जैसे आदमी एक बार हॉस्पिटलाइज हो गया, उसके बाद डिस्चार्ज हो गया, फिर दोबारा हॉस्पिटलाइजेशन, कीमोथेरापी वगैरह, उसमें आपका कॉस्ट बहुत लंबा हो जाता है। जैसे 10 लाख या 15 लाख ऐसे ऐसे आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सिनेरियो में हेल्थ इंश्योरेंस आपको बहुत बड़ा मददगार मतलब साबित हो सकता है। तो मतलब है, और हमें क्या सावधानियां मतलब रखनी चाहिए? जैसे मार्केट में बहुत सारे प्लेयर हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, तो हमको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि जिससे वो चीज़ें हमारे क्लाइंट और जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको वो बेनिफिट्स? सबसे बड़ा जो इशू है कि मतलब हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको कोई भी चीज़ को मतलब हाइड नहीं करना चाहिए, है ना। हाइट मतलब जिसको डायबिटिक है या जिससी को हाइपरटेंशन है, ये सब चीज़ें आपको पहले डिस्क्लोज करना चाहिए पॉलिसी में, उसके बाद पॉलिसी लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पुराने प्रीवियस हिस्ट्री को छुपा के पॉलिसी लेते हैं, उसमें फिर क्लेम में डिक्लाइन हो जाते हैं, इश्यूज हो जाते हैं। तो गलतियां फिर कंपनी के ऊपर ब्लेम करने से अच्छा खुद के ऊपर उसका जिम्मेदारी लेना पड़ता है। मतलब एक चीज़ तो ये कि हमें अपनी सारी चीज़ें, हाँ, सारी चीज़ें, इनकेस आपके पैर में रोड भी पड़ा है जो 10 साल पहले डला हुआ है, आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन आगे जाके पॉलिसी लेने के बाद आपको उसको निकालने का, रिमूव करने की ज़रूरत पड़ गया, तो आपने पॉलिसी में मेंशन नहीं किया तो उसका कवर आपको मिलेगा नहीं। अच्छा, तो छोटी सी छोटी चीज़ों को भी आपको बहुत गहराई से आपके जो भी एडवाइज़र है उनके साथ डिस्कस करके बहुत टाइम से अपने फैमिली को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है जिसमें सपोज प्रपोजर ने ले लिया, उसके बाद उनको ही खुद हो गया, तो स्पाउस को पता होना चाहिए ऐसे एक पॉलिसी है आपके पास, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, किसको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, है ना, उसका फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स क्या है, उनको भी और फैमिली मेम्बर्स को भी पता होना चाहिए। जैसे भाई का है तो उनका मतलब सिस्टर या जो भी है उनको पता होना चाहिए, या मेरे भाई के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उनको कुछ इनकेस कुछ हो गया, उनके मिसहैप हो गया, तो वो उनको प्रॉपरली सपोर्ट करे और उसका फैसिलिटी यूटिलाइज कर पाएँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि एक तो फैमिली के साथ बैठ के हमें डिस्कशन बिल्कुल, और हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सारी बीमारियां हैं, मतलब कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो हमें अपना दिखाना चाहिए, उसको पेपर में शो करना चाहिए। और लेकिन आजकल दिक्कत क्या होती है कि कई इंश्योरेंस कंपनियाँ मार्केट में हैं, तो किसी में को पेमेंट होता है, किसी में डिडक्टिबल्स होते हैं, किसी में और भी एक्सक्लूजन्स होते हैं, तो उनमें क्या हमको ध्यान रखना चाहिए? एक्चुअली स्टैंडर्ड इंडिया में जो फॉर्मेट है, जो हेल्थ इंश्योरेंस में पहले 2 साल कुछ बीमारियां कवर नहीं होते, इसको मतलब एक्सक्लूजन्स बोलते हैं। मतलब ये सभी कंपनियों के लिए एप्लीकेबल है। कुछ कंपनियों में 2 साल का 1 साल है, कुछ पॉलिसियों में ज़्यादातर वो 2 साल की वेटिंग ही होता है। जैसे हर्निया हो गया, आपके ENT रिलेटेड हो गया, कैटरैक्ट हो गया,
पाइल्स हो गया, फिस्टुला हो गया, किडनी स्टोन हो गया, यूट्रस रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड, नी रिप्लेसमेंट, वेरिकोस वेन, ये सब बीमारियां 2 साल तक कवर नहीं होते। तो लोग पूछेंगे इसके अलावा क्या कवर है, तो आपकी पॉलिसी ले लिया, अगले दिन से एक्सीडेंटल रिलेटेड जो भी कवर्ड है, बाकी जो बीमारियां 30 दिन के बाद, 1 महीने के वेटिंग के बाद कवर होता है, बुखार से लेकर नॉर्मल कैंसर तक कवर होता है। उसके अलावा जो एक्सक्लूजन मैंने जो बताया वो बीमारियां हैं। मतलब आपका है कि कुछ बीमारियां हैं जो 30 दिन तक की होती हैं, कुछ बीमारियां हैं जो हाँ, 2 साल तक मेजर का जो चीज़ें हैं 30 दिन के बाद से कवर होता है। कुछ बीमारी ऐसे हर्निया है, ओके, हर्निया हो गया, किडनी स्टोन हो गया, इसके लिए 2 साल का 2 साल का और वेटिंग है। 30 दिन का कौन मतलब 30 दिन मतलब नॉर्मल पॉलिसी लेने के बाद बीमारियां जो कवर होंगी 30 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 महीने के 1 महीने का वेटिंग रहता है। और इसमें मान लो कोई एक्सीडेंटल केस होता तो वो एक्सीडेंटल केस पॉलिसी लेने के अगले दिन से कवर्ड है। अच्छा, मतलब पॉलिसी जनरेट हो जाए उसके अगले दिन से एक्सीडेंटल रिलेटेड कुछ भी क्लेम्स आते हैं वो कवर है। अब जैसे हम लोग जैसे आपने एक और चीज बोला था को पेमेंट और को पेमेंट डिडक्टिबल्स की बात किया था। को पेमेंट ऐसा है कि मतलब किसी व्यक्ति ने 61 ईयर्स के बाद पॉलिसी ली है तो उसमें को पेमेंट लगता है। जैसे उनका क्लेम आता है 10 लाख, तो उसका 10% मतलब आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। मतलब 9 लाख कंपनी पे करेंगे, 1 लाख आपको खुद मतलब बेयर करना पड़ेगा। उसको को पेमेंट बोलता है। मतलब 10 लाख का क्लेम आया तो कंपनी 90% 9 लाख दे रही है, 1 लाख ये जो लोग पॉलिसी 61 ईयर्स के बाद लिया है उनके लिए को पेमेंट आ जाता है। फिर और एक चीज़ है रूम कैपिंग। रूम कैपिंग आप जब भी पॉलिसी लेते हो आपको देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रूम कैपिंग है कि आपके पॉलिसी में रूम कैपिंग है। तो सपोज आपके रूम आपको जो परमिटेड है 5000 रुपीज़ का रूम है और बड़े मेट्रो शहर में आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, वहाँ का रूम का रेट है 8000 रुपीज़, तो 3000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपका टोटल एक्सपेंस में भी फाइनल बिल में वो लोग डिडक्ट कर लेते हैं। तो बिना रूम कैपिंग वाला पॉलिसी आप ले ले, ये बहुत आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं, जनरली जैसे मान लो कोई पेशेंट होता है, मतलब कोई क्लाइंट होता है, उसको लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रूम लूँ, तो इसमें आपके हिसाब से क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रूम लेना चाहिए या शेयरिंग रूम भी हमको नहीं, सिंगल एसी रूम स्टैंडर्ड रहता है। कुछ पॉलिसियों में आप डीलक्स रूम भी ले सकते हैं जिसमें आपका बाईस्टैंडर को भी मतलब फैसिलिटी मिल जाता है। और शेयरिंग वाला रूम आप लोगे, कुछ कंपनी आपको कैश पे बैक भी करते हैं पर डे के हिसाब से 800 रुपये 1000 रुपये, क्योंकि कंपनी का ओवरऑल एक्सपेंस कम हो गया ना अपने शेयरिंग वाला रूम लेने से। इसमें मुझे लगता है एक और मतलब क्लाइंट को फायदा होता है कि उसका समिश्योर्ड जो भी उसने समिश्योर्ड सिलेक्ट किया 10 लाख का, यदि उसका हॉस्पिटल का बिल कम आया तो उसका समिश्योर्ड बच गया और मान लो खुदा ना खासा कुछ और कोई उससे रूम कैपिंग या शेयरिंग लेने से बहुत बड़ा एक्सपेंस रूम से नहीं हो सकते। बेकिंग सर्जरी वगैरह में ज़्यादा एक्सपेंसेस होता है ना। लेकिन आप जब भी पॉलिसी लो बिना रूम कैपिंग वाला पॉलिसी ले, बिना रूम कैपिंग का, उससे मतलब इन केस आपको बड़े शहरों में ट्रीटमेंट लेने के लिए मतलब ज़रूरत पड़ गया तो वहाँ पे मतलब रूम्स का रेट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको इश्यू नहीं होगा। और एक और चीज़ होता है कि जैसे मान लो अभी आप बता रहे थे कि हम कुछ पॉलिसी मतलब हमको यदि प्री डिसीज है, मतलब क्लाइंट को प्री एक्सिस्टिंग डिजीज है, तो उस केस में हमें क्या मतलब ध्यान मतलब वो कब से कवर होती है हमारे? नॉर्मल स्टैंडर्ड जो आज की सिनेरियो में 3 इयर्स के बाद प्री एक्सिस्टिंग डिजीज कवर हो जाता है। मतलब आफ्टर 3 इयर्स, हाँ, आप पॉलिसी ले लिया, तीसरे 3 साल कंप्लीट होने के बाद पीईडी जो आपका डायबिटिक और डायबिटिक रिलेटेड डिजीज या जो भी आपका पीईडी हो, जिसको पहले कंपनी अप्रूव करते हैं। पीईडी आपको डिस्क्लोज करने के लिए आपको पुराना हिस्ट्री जो भी है, आपका डॉक्टर की पर्ची, आपका सर्जरी जो हुआ है हर्निया का हो गया तो उसका डिस्चार्ज समरी वगैरह आपको पॉलिसी के साथ देना पड़ता है, जिसमें इंश्योरर का एक डॉक्टर पैनल है, वो अप्रूव करने के बाद पॉलिसी इशू हो जाता है। मतलब जब हमारे पास कोई एजेंट आता है तो हमको अपने पूरी डिसीज डिक्लेयर करना चाहिए और जब भाई ध्यान रखना चाहिए कि वो मतलब अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, उससे रिलेटेड कागज भी आपको देना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी ऐसे है कि आपने 10 साल पहले आपने डिस्क का सर्जरी किया है ना, तो उसका आपके पास कोई कागज नहीं है तो फिर उसमें पॉलिसी में आपको इश्यू हो सकता है। ओके। इंश्योरेंस पॉलिसी में एक और फीचर है, वो है डिडक्टिबल्स। जिसके आप डिडक्टिबल्स लोगे तो आपको नियर अबाउट 40% आपका प्रीमियम और डिस्काउंटेड हो जाएंगे। डिडक्टिबल्स ऐसा एक फीचर है, सपोज आपका 10 लाख का पॉलिसी है, आपके क्लेम आ गया 5 लाख सपोज, उसमें कंपनी आपने डिडक्टिबल ले रखा है 50,000 रुपीज़ का, तो कंपनी आपको 4.5 लाख का क्लेम देंगे, बाकी 50,000 आपको अपने पॉकेट से बेयर करना पड़ेगा, है ना। इसमें 50,000 का भी डिडक्टिबल्स आता है, 1 लाख का भी आता है, कुछ कंपनी 20,000 30,000 ऐसे भी डिडक्टिबल्स यूज़ होते हैं। इसमें क्या है कि कभी कभी लोगों को लगता है कि अपने इतना बड़ा प्रीमियम बेयर नहीं कर सकते हैं, तो उसमें एक बड़ा सा डिस्काउंट उनको 40% के आसपास उनको अपना प्रीमियम में मिल जाता है। तो ये बेसिकली जो लोग हैं बहुत लेट
मतलब 50s या 60s में पॉलिसी ले रहे, उनके लिए एक मतलब एक सेविंग फीचर है, लेकिन ये सबके लिए रिकमेंडेड नहीं है। बिना डिडक्टिबल्स का पॉलिसी लोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि डिडक्टिबल्स ऐसा है कि आपका फर्स्ट क्लेम में आपका डिडक्ट होता है। सपोज आपका फर्स्ट क्लेम ही आपको 50,000 आ गया, उसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो ये एक उसका ड्रॉबैक भी है। तो डिडक्टिबल्स आप जब लोगे उसको सोच समझ के, आपका जो भी एडवाइजर है उसके साथ डिस्कस करके, आपका प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी को देखते हुए आपको डिडक्टिबल्स लेना चाहिए। मतलब जो डिडक्टिबल्स है उससे प्रीमियम कम हो जाता है। हाँ जी। और क्लेम के समय हमें सम एश्योर्ड पे कोई ना कोई डिस्काउंट एक तरीके से हो जाता है। नहीं, सम एश्योर्ड आप जब क्लेम आओगे उसमें से कुछ अमाउंट आपके पॉकेट से जाएंगे। अच्छा, हाँ। मतलब यदि किसी Suppose ने आप- 50,000 का डिडक्टिबल्स है और 1 लाख की पॉलिसी है तो 50,000 रुपये कंपनी पे नहीं, करेगी। आपका 10 लाख की पॉलिसी है, ठीक है, डिडक्टिबल्स आपने 50,000 ले रखा है, ओके, आपका क्लेम आ गया 5 लाख, ठीक है। तो आपका 4.5 लाख का क्लेम मिलेगा कंपनी ओके। की तरफ से, है ना। तो- 5 लाख का क्लेम से 50,000 उन्होंने काट के पेमेंट करेंगे, तो तो- 50,000 आपको खुद अपने पॉकेट से बेयर करना और पड़ेगा। फायदा क्या हो रहा है इसमें? फ़ायदा इसके क्या है कि आपका प्रीमियम, सपोज एक 60 ईयर्स का बंदा है, हस्बैंड एंड वाइफ और बच्चा, एक बच्चा, जो उन्होंने 10 लाख की पॉलिसी ले लिया, नॉर्मल उनका प्रीमियम आएंगे 45,000, उन्होंने 50,000 का डिडक्टिबल ले लिया तो उनका प्रीमियम हो गया 22,000। मतलब उसको प्रीमियम कम हो जाता है। प्रीमियम कम हो जाएंगे, क्योंकि उनका मतलब एक सबकी पॉकेट में वो हाँ, मतलब वो भी होना चाहिए ना, मतलब उनको बेयर भी करना पड़ेगा, उतना बड़ा कॉस्ट हो जाए। नहीं, इसका एक और बेनिफिट मुझे समझ में आ रहा है। जैसे मतलब यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको लगता है कि मुझे छोटी मोटी बीमारियों का ट्रीटमेंट नहीं लेना है और मैं प्रीमियम भी मेरे पेइंग कैपेसिटी मेरी कम है, तो मैं उस ऑप्शन को लेके। लेकिन वो जो आपने भले आपको लेना नहीं है, लेकिन आपको कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा, ओके, है ना। सपोज आपके एक 40,000 का क्लेम आ गया, आप सोच रहे इंश्योरेंस के थ्रू क्लेम नहीं लेना है, लेकिन आपको इंटीमेट करना पड़ेगा ताकि अगले वाले क्लेम में वो डिडक्ट हो जाए। ओके, 40,000 आपका हो गया, तो अगले वाले क्लेम आपका 5 लाख आ गया, उस क्लेम में कंपनी आपका 10,000 ही तो काटेंगे, ओके। क्योंकि ऑलरेडी आपने 40,000 का अपने खुद की पॉकेट से बेयर कर लिया, तो आपका पूरा डिडक्टेबल 50,000 का पूरा हो गया। पॉलिसी का सिलेक्शन और हम लोग समय से कैसे सिलेक्ट करें? पॉलिसी मतलब डिफरेंट एज बैंड के लोग पॉलिसी लेते हैं आजकल, मतलब यंगस्टर जो है 18 साल, 20 साल, 21 साल, यंग लोगों के लिए मतलब इंडिविजुअल पॉलिसीज़ लेते हैं, कुछ लोग फ्लोटर पॉलिसीज़ लेते हैं। जस्ट न्यूली मैरिड कपल जो है उनको जो पॉलिसी जब लेंगे, उनको उसमें डिलीवरी के एक्सपेंसेस, न्यूबॉर्न बेबी का कवर वाला फीचर्स होना चाहिए, और उसमें न्यूबॉर्न बेबी का वैक्सीनेशन और प्री जो डिलीवरी जब प्रेगनेंसी में जो ट्रीटमेंट होता है वो फीचर्स कवर्ड है, वो सब कवर्ड वाला पॉलिसी लेना चाहिए उनको, है ना। जो पर्सन जिनका ऑलरेडी 45 ईयर्स है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, उनको जो उस हिसाब का पॉलिसी का ज़रूरत नहीं है। उनको बेसिक जो है देखना चाहिए कि उनके पॉलिसी में मॉडर्न ट्रीटमेंट, क्योंकि आजकल बहुत हायर लेवल का ट्रीटमेंट्स है, जैसे जिसमें रोबोटिक ट्रीटमेंट है, वो सब फीचर्स कवर्ड है, या इनकेस उस फीचर्स में कैपिंग तो नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करना चाहिए। और आजकल पॉलिसीज ऐसे आता है कि जिसमें आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक, सिद्ध यूनानी, वो भी कवर्ड है। और हर पॉलिसी आज की तारीख में हेल्थ चेकअप्स देते हैं, फ्री हेल्थ चेकअप्स, और आपकी पॉलिसी में हेल्थ चेकअप्स कितना है और कितने अमाउंट का है, 2,500 का है क्या, 5,000 का है क्या, वो भी आपको चेक करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। सपोज आपका बेसिक सम एश्योर्ड मतलब ख़त्म हो गया, मतलब एक ही 6 महीने के अंदर, पूरा फाइनेंशियल मतलब पूरा साल के अंदर ही, या उसी बाद आपको दूसरे एक आपके मतलब मेंबर को ज़रूरत पड़ गया, तो उस टाइम पे ये अनलिमिटेड रिस्टोरेशन वाला फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अनलिमिटेड टाइम्स होते हैं, कुछ कंपनियां आपको देते हैं रिस्टोरेशन वंस, मतलब दूसरे कंपनियां आपको अनलिमिटेड टाइम्स देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखना चाहिए पॉलिसी लेने से पहले। एम्बुलेंस कवर्ड है क्या, एयर एम्बुलेंस कवर्ड है क्या, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं तो इसमें डोनर जो है उनका पूरा एक्सपेंसेस कवर होते हैं क्या, है ना। डिस्पोजेबल्स कुछ चीज़ें कवर नहीं होता है, जैसे जब भी आपका सपोज मैंने देखा है कि क्लेम आते 5 लाख, जब क्लेम सेटल करते हैं कंपनी उसमें 10-20 हज़ार काट देते हैं। जैसे आपका कुछ प्लास्टिक आइटम्स, ग्लव्स वगैरह जो नॉन पेएबल आइटम्स है, वो मतलब उनका पेमेंट नहीं करता है, लेकिन कुछ पॉलिसियाँ उसको भी कवर करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ब्रॉडली इसके बारे में समझने के बाद आपको मतलब पॉलिसी लेना चाहिए। और सम एश्योर्ड ऐसा है कि मतलब आज की तारीख में, आज की सिनेरियो को देखते हुए हेल्थ एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा हो रहे, कम से कम आपके 10 लाख की पॉलिसी लेना चाहिए। और जिनके पास पॉकेट उतना मतलब सपोर्ट नहीं करते, उनके पेइंग कैपेसिटी उतना नहीं है, एटलीस्ट बेयर मिनिमम 5 लाख का पॉलिसी होना चाहिए। मतलब जैसे झांसी जैसे शहर में है, या कोई जो मेट्रो सिटीज़ में दिल्ली, बॉम्बे है, तो उनको भी सम एश्योर्ड उनके बजट के हिसाब से बढ़ाना चाहिए। बड़े शहरों में आप मतलब आपकी पेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन झांसी जैसे छोटे शहर में जिनके पेमेंट कैपेसिटी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी आपके 4 लोग कवर हो रहे हैं, तो 5 लाख का मिनिमम पॉलिसी होना चाहिए।
नहीं तो इसके साथ और एक है टॉप अप पॉलिसी, उसके साथ आप उसको सपोर्ट कर लीजिए, जो थोड़ा और चीपर होगा आपका, मतलब प्रीमियम को एडजस्ट करेंगे। मतलब वो टॉप एक बेस पॉलिसी हो और उसके साथ एक टॉप अप पॉलिसी आप ले लीजिए, ताकि आपका मतलब कवरेज एक्सटेंड हो गया, प्रीमियम आपका मतलब डिस्काउंटेड हो गया। उस तरीके से एक प्लान भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने एडवाइजर के साथ डिस्कस कर लीजिए, तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा उसकी। मतलब जनरली एक हमें जो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए कि पॉलिसी बॉन्ड के संग, जैसे पॉलिसी हमने ले ली, पॉलिसी बॉन्ड के संग हमें उसका जो प्रोडक्ट लिया है, जो प्लान लिया है, उसका एक लीफलेट भी मुझे लगता है अटैच करके रखनी चाहिए, प्लस एडवाइज़र का नाम भी नोट करना चाहिए, जिससे मतलब कोई इमरजेंसी में फैमिली मेम्बर को वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर। ज़्यादातर आजकल जो पॉलिसी बॉन्ड आता है उसके साथ ही एक 1 पेजर रहता है ज़्यादातर पॉलिसियों में, कंपनियों का। तो उसमें ज़्यादातर लोग उसको ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन जब भी पॉलिसी आते हैं, कोई भी चीज़ आप मार्केट से लेते हैं, उसका मैनुअल आता है, मैनुअल लोग पढ़ते नहीं है। ऐसे ही ये पॉलिसी भी हेल्थ इंश्योरेंस का, इसके साथ भी एक 1 पेजर आता है, तो उसमें पूरा बेसिक फीचर्स रहता है। तो आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या कवर है। मतलब वो 1 पेजर साथ, 1 पेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चल जाएगा कब से पॉलिसी कवर होता है, क्या क्या कवर नहीं है पहले 2 साल, है ना, क्या क्या मतलब आपके हेल्थ चेकअप्स कितने अमाउंट का है ना, एयर एम्बुलेंस के बारे में, एम्बुलेंस के बारे में सब कुछ उसमें मेंशन किया होगा। अच्छा, वो सारी चीज़ें मतलब एक बार गो थ्रू करना चाहिए मुझे। पॉलिसी आपका पॉलिसी बॉन्ड रहता है, उसके साथ आजकल कार्ड्स तो आते नहीं है, तो उसका भी सॉफ्ट कॉपी मतलब एक 1 पेजर रहता है, और पॉलिसी बॉन्ड का फीचर्स भी 1 पेजर में रहता है। जनरली एक और चीज़ में, जैसे कई कंपनियां जो है वो मोबाइल ऐप भी देती हैं जिसमें वो मतलब सारा डेटाबेस रहता है, तो उनसे भी लोग फायदा। हाँ, मोबाइल ऐप है, उसके अंदर ही आपका इनबिल्ट पॉलिसी है। आपको किसी को टैक्स सेवर का वो चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी उसके अंदर है, उसके थ्रू आप रिन्यू भी कर सकते हैं, उसी के थ्रू आप अपना हेल्थ चेकअप भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आज कंपनियां डायरेक्टली हेल्थ चेकअप्स करवा रहे हैं। तो आप उसके थ्रू बुक करेंगे, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को आपके पास भेज देंगे, और ब्लड चेकअप वगैरह ऑटोमेटिकली आपके घर पे ही मतलब उसका मतलब आपको फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। मतलब आज के डेट में हर व्यक्ति के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना हाँ, चाहिए, जिससे वो अपने समय के जो एक्सपेंसिव हैं और कोई रिक्वायरमेंट आ रही है तो वो फुलफिल कर सके। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि पूरा फैमिली कवर होता है फ्लोटर प्लान में, है ना। तो ऐसे नहीं कि 4 मेंबर है, किसी को भी कुछ हो नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं मैं हेल्थी हूँ, फिट हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक मच्छर काटने से एक 10 साल के बच्चे को भी, एक 50 साल के आदमी को भी डेंगू हो सकता है, और एक 10 साल के बच्चे और 70 साल के आदमी सीढ़ियों से गिरने से फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। तो किसी के साथ भी एक मिसहैप हो सकता है। तो इस रिस्क कवर को मतलब आप पहले से एक विजन से प्लान किया, फाइनेंशियल प्लानिंग का ही पार्ट है हेल्थ इंश्योरेंस, और बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में।